ठीक है, इस वीडियो में हम हमारा पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था। तो शुरुआत में एमसीक्यू से लेके 1 नंबर से लेके धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका सीएफसी से रिलेटेड है कि एयर कंडीशनर जो एसी होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज जो होते हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षय होता है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सीएफसी एक वो ऐसी गैस है जिससे ओजोन लेयर टूटती है। सीएफसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल है कि हर पौधे की पत्तियां गिरने वाली सूर्य ऊर्जा, आपने एक पढ़ा था 10% नियम। 10% नियम क्या कहता है कि भाई जो आपका ये पोषी स्तर था उसमें उत्पादकों ने कुछ बनाया, ठीक है, उसके ऊपर जो उपभोक्ता होते हैं वो उसको खाते हैं। तो जब खाते हैं तो सिर्फ 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसको हम 10% का नियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हर पोषी स्तर में 10% ऊर्जा ही जाती है, पर जो उत्पादक जो ऊर्जा लेते हैं वो तो सूर्य से लेते हैं। अब सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो सिर्फ और सिर्फ 1% पौधे ले पाते हैं। तो अधिकतर बच्चे इसमें 10% कर देते हैं, असल में इसका जवाब है 1%। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा हुआ है कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है क्या, सूर्य की ऊर्जा कितनी है, 1%। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा सवाल कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह होता है। तो जैसे ये पारितंत्र है, कुछ इस तरह होते हैं इसके अंदर, तो इसमें कितनी डायरेक्शन में कितने रास्तों में ऊर्जा जाती है। एक मार्गीय, द्विमार्गीय, बहुमार्गीय, चक्रीय। तो एक मार्गीय जाती है ऊपर की तरफ। इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर चौथा सवाल है कि यदि खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता को 10 जूल ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है, जैसे ये खाद्य श्रृंखला है, इसके अंदर हमको पता है ये उत्पादक है, यहाँ पे घास वगैरह पेड़ पौधे होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय, और ये तृतीय तृतीय उपभोक्ता है। तो वो कह रहा है कि तृतीय उपभोक्ता को 10 जूल ऊर्जा मिली है। तो ये बताओ प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी मिली, प्राथमिक यानी कि इसको। तो अगर इसको 10 जूल मिली यानी यहाँ से 10% आई होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी, 100 जूल। और इसको 100 मिली, इसका मतलब इसके पास कितनी थी, 1000 जूल। तो इसका आंसर हो गया ग, 1000 जूल। 1000 जूल थी, उससे 100 मिली, 100 जूल से इसको 10 जूल मिली। अगर पूछता कि उपभोक्ता ने कितनी ऊर्जा बनाई थी, तो वो आ जाएगा 10,000 जूल। तो 10,000 से 1,000, 1,000 से 100, 100 से 10। इसके बाद आता है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कहता है 10% के नियम जो होता है उसके साथ इसमें से कौन सी बात जुड़ी हुई है। तो इसमें पहला सवाल है डिकम्पोजिंग ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला है एटीपी ऊर्जा का मांसपेशियों में स्थानांतरण, ये तो नहीं है। एक जीव से दूसरे जीव में रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरण, ये है कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जाती है, इसी को हम 10% का नियम कहते हैं। इसके बाद आता है छठा सवाल कि निम्न किस प्रक्रिया से O2 से ओजोन बन जाता है। O2 यानी ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, इससे ऑक्सीजन में बदल जाता है। कौन सी इसमें से प्रक्रिया जिसका से इस्तेमाल होता है, कल मैंने वीडियो में बताया था कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, यूवी, यानी कि जैसे O2 है और O है, ये जब यूवी के साथ संपर्क में आते हैं तो O3 बना देते हैं, ओजोन बना देते हैं। इसलिए इसका आंसर है ख। अब सातवें सवाल में कि सभी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला है 10% का नियम, और दूसरा नियम जो हमें पढ़ना है वो है जैव आवर्धन का नियम। अब जैव आवर्धन का नियम क्या कहता है कि जो रासायनिक हानिकारक रसायनों की मात्रा है वो हर पोषी स्तर में ऊपर जाते हुए बढ़ती हुई चली जाती है। तो मनुष्य सबसे ऊपर होता है, इसलिए उसके पास रसायन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ये किस नियम की वजह से पता चलता है, जैव आवर्धन की वजह से। तो सातवें का ग आंसर सही है। फिर आता है आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। कल हमने पारितंत्र पढ़ा था जो जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बनते हैं। अब पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो कुदरत में है, कृत्रिम जो हम बनाते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, हम तालाब नहीं बना रहे, हम झील नहीं बना रहे, हम जंगल नहीं बना रहे, हम खेत बनाते हैं। तो खेत जो है एक कृत्रिम पारितंत्र है, मतलब कि मैन मेड पारितंत्र है।
अगला सवाल है, कौन सा ऊर्जा एक खाद्य श्रृंखला से होकर बहती है? तो जब खाद्य श्रृंखला में जब ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या चीज, किस चीज का प्रवाह हो रहा होता है? शर्करा का, ऑक्सीजन का, श्वसन का, सौर ऊर्जा का? तो असल में किसका हो रहा होता है? सौर ऊर्जा का। जो सूर्य जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की, वहीं से सारी ऊर्जा आ रही है। आपके घर में जो बिजली का बल्ब भी जल रहा है, उसके अंदर भी ऊर्जा सौर से आ रही है। आपके हाथों में, पैरों में जो ताकत महसूस हो रही है, वो सन से ही आती है। तो असल में जो ऊर्जा जा रही है, वो है सौर ऊर्जा। फिर आता 10वां सवाल, कि अस्पतालों से जैविक कचरे के निपटान के लिए, हमने कल कई तरीके पढ़े थे कि जैविक कचरे, अजैविक कचरे का कैसे निपटान किया जाता है। उसमें एक प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, भस्मीकरण। इसका इस्तेमाल जो अस्पताल का जो कचरा है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 10वें का आंसर हो गया ग। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये ओजोन के बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इसमें सवाल पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन, ओजोन लिखा है, ये वायुमंडल में ओजोन कैसे बनता है? तो इसमें एक यही वाली अभिक्रिया आप लिख सकते हो, O2+O। ये नहीं आएगा, O2+O यूवी के मौजूदगी में O3 बनाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ओजोन कैसे बनता है, इसी को हम ओजोन कहते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा वैश्विक कदम है, जो हमने पढ़ा था कि जब ओजोन की परत में छेद हमें दिखाई देने लगा अंटार्कटिका के ऊपर, तो सारे देशों ने मिलकर सर्वसहमति के साथ क्योटो प्रोटोकॉल किया, जिसके तहत उन्होंने डिसाइड किया कि सीएफसी जितनी लिमिट में जा चुकी है, उसको हम नियंत्रित करेंगे। इसके बाद हम सीएफसी और भी गैसेज होती हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और क्लोरीन, इन सबको रोकना पड़ता है, रोकेंगे ताकि ओजोन के अंदर छेद बढ़े ना। तो ये सब डिसाइड हुआ था किसके अंदर? क्योटो प्रोटोकॉल में। अब देखो, ये सवाल भी आ गया अगला, कि निम्न में से ओजोन परत को क्या क्या नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी पहुंचाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पहुंचाता है, क्लोरीन के मुक्त कण भी पहुंचाते हैं, इसलिए इसका आंसर है सभी। अगला सवाल है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत घट रही है? कि जैसे धरती है, धरती के बाहर बहुत सारे वातावरण की परतें हैं। अब इसमें से एक परत होती है समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। तो फोर्थ का आंसर है ख। इसके बाद ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको आप देख के खुद इसका आंसर बता सकते हैं, इसमें कुछ बताने लायक नहीं, सिर्फ आपको ग्राफ देखना है। अब हम आते हैं छठे सवाल पे। छठा सवाल अभिकारण और अभिकारण वाला है। इसको भी हम अभी अवॉइड करते हैं, इसको करते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पहले करेंगे। कि निम्न में से जैविक घटक व अजैविक घटक में विभाजित कीजिए। तो जैविक घटक कौन से हैं? पौधा है, मिट्टी नहीं है, जल नहीं है, हवा नहीं है, जंतु है, तापमान नहीं है। तो ये सब घटक हैं पारितंत्र के, कुछ अजैविक हैं, कुछ जैविक हैं। तो यहीं से आपको वो जैविक अजैविक भी याद करना है। अजैविक कौन कौन सा है? मिट्टी, जल, हवा और तापमान, ये अजैविक है। पौधे और जंतु जैविक हैं। अगला है, निम्न जीवों का इस्तेमाल कर आहार श्रृंखला बनाए। ये पेपर बोर्ड में कई बार आ जाता है इस तरीके का। तो आहार श्रृंखला बनाने सबसे पहले क्या आएगा? उत्पादक में घास। घास को कौन खा सकता है? टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को चील। तो एक आहार श्रृंखला आप बना सकते हो। ऐसे पहले गोले में घास लिखो, फिर ऐसे एरो करके दूसरे गोले में दूसरा लिखो, फिर इस तरीके से एक आहार श्रृंखला आप बना सकते हो। फिर अगले पोषी स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 10%। मैंने आपको बताया था कि 7-8 टॉपिक हैं, वही बार बार घूम फिर के सवाल आते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं आएगा। फ्री के 5 से 8 नंबर आपके इस चैप्टर से मिलते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। कि हर पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? 10% जाती है। सीएफसी के द्वारा किसका नुकसान होता है? ओजोन का नुकसान होता है। इसके बाद आता है 5वां सवाल, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर बढ़ती जाती है, इसको क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। दो ही तो नियम है, जैव आवर्धन। पुनः चक्रित किए जाने वाले किन्हीं दो पदार्थों का नाम लिखें। पुनः चक्रित किए जा सकने वाले किन्हीं दो पदार्थों का नाम लिखें। इसमें एक पेपर आ सकता है, कागज, और दूसरा प्लास्टिक भी आ सकता है।
कागज़ से जैसे हमने अखबार से लिफाफे बना दिए, प्लास्टिक की बोतल को दोबारा इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से कोई से भी दो उदाहरण दे सकते हैं। फिर सातवां सवाल आता है, पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर में वही ट्रायंगल आपको बनाना है। उसके अंदर आप सबसे पहले उत्पादक बनाएंगे, फिर प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय, और फिर उसके बारे में आप समझा सकते हैं और परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उसमें आप जाके परिभाषा को देख सकते हैं। 3 नंबर में आता है तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। इन्हीं को पोषी स्तर कहते हैं। पारितंत्र पोषी स्तरों में बांटा गया है। फिर 8वां सवाल है कि CFC व UNEP का पूरा नाम लिखिए। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर आते हैं हम 9वें सवाल पे कि उन विकिरण का नाम लिखिए जो ओजोन परत द्वारा अवशोषित होते हैं। तो कौन से विकिरण हैं? पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है। फिर 10वां सवाल आता है, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में से ज़्यादा ऊर्जा किसे प्राप्त होती है? तो 10% के नियम के हिसाब से ज़्यादा ऊर्जा द्वितीय को प्राप्त होगी। द्वितीय को प्राथमिक से मिलेगा 10%, फिर उस 10% का 10% मिलेगा तृतीय को, तो वो बहुत कम हो जाता है। तो हमने करीब 20 सवाल करे छोटे छोटे। इसमें अगर कोई सवाल नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसी चैप्टर के मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और बड़े सवालों के, जिसमें बड़े बड़े आंसर होंगे। और ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम नए चैप्टर की वीडियो बना के चैनल पे डालेंगे। धन्यवाद।